अपने YouTube चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस में आज फिर से हम लेकर आ गए हिंदी का हॉट गेस जो 2024 में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आ गए जो आपको 2024 में लाना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आएगा ही आप पूरा हम जो कहानी हो गया कहानी भाषण कविता और जितना भी टाइप होता है हिंदी में सभी टाइप का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गेसिंग किए हुए हैं। इसमें पूरा आपको बुक मिल जाएगा, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं, एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्वेश्चन को हम लोग गेसिंग करके रखे हुए हैं संग्रह करके। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये चैप्टर 1 का है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? निधन मतलब होता है मृत्यु। तो बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 में हुआ था। कब? 20 जुलाई 1914 में बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु हो गया था या निधन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है? वो जन्म स्थान बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इलाहाबाद उसका जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल कृष्ण भट्ट के माता और पिता का नाम। तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम हुआ पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या था? हुआ था हिंदी प्रदीप। क्या था? तो हिंदी प्रदीप था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे चलकर। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया है? आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया? हुआ तो बाल कृष्ण भट्ट को कहा गया। क्वेश्चन आपको देगा कि आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किस हिंदी साहित्यकार को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हुआ तो बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? हुआ था रामविलास शर्मा थे। कौन थे? तो रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य को नहीं देखा था? रॉबिन्स क्रूसो ने कितने वर्ष तक मनुष्य को नहीं देखा था? हुआ तो 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य को देखा ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बोलने से व्यक्ति का क्या प्रकट होता है? गुण या दोष प्रकट होता है। क्या हुआ? गुण या दोष प्रकट होता है। कोई व्यक्ति जब तक नहीं बोलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि बोलने में क्या आती, कैसा इनका स्वभाव किस प्रकार से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कि एडिशन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है? एडिशन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकता है? तो वह 2 लोगों के बीच हो सकता है। कितने लोग के बीच? तो 2 लोगों के बीच हो सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? तो बातचीत करने की कला होता है। क्या होता है? बातचीत करने की कला होता है। कहाँ पे प्रचलित है? तो वह यूरोप में प्रचलित है। कहाँ पे? तो ये यूरोप में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि बातचीत पाठ में जिह्वा को क्या कहा गया है? बातचीत पाठ में जिह्वा को क्या कहा गया? हुआ था कतरनी कहा गया। क्या कहा गया? तो कतरनी। क्या? तो कतरनी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बातचीत पाठ में क्रोध को क्या कहा गया है? बातचीत पाठ में या बातचीत लेसन में क्रोध को क्या कहा गया है? हुआ तो क्रोध को कहा गया मनुष्य का उदय शत्रु। क्या कहा गया? मनुष्य का उदय शत्रु कहा गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये लेसन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेसन नंबर 2। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कौन कौन से रचना है? यहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं तो सभी रचनाओं पे हम अपना ध्यान देंगे। देखिए सभी रचना को बुआ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना तो सुखमय जीवन, बुध का कांटा,
कछुआ का धर्म, मानेरिसिया मोई, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपकरी, देवना प्रिय, अनुवादों की बाढ़, खोजों की खाज, क्रियाविहीन हिंदी वैदिक भाषा में, और प्राकृतिपन ए पोयल वाय भास, एक कमेट्री आन, वत्सायन, कामसूत्र, ये सब इन। चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि लहना सिंह और सूबेदारनी की पहली मुलाकात किस वर्ष में हुई थी। लहना सिंह और सूबेदारनी का मुलाकात किस वर्ष में हुआ था? तो वो लहना सिंह का जो उम्र था 12 वर्ष। कितना वर्ष? लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष और सूबेदारनी का उम्र था कितना? जो सूबेदारनी लड़की थी उनका उम्र था 8 वर्ष का। कितना वर्ष का हुआ? तो 8 वर्ष का। क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रहे कि गलती नहीं करनी है आप लोगों को। चलिए, उसने कहा में किस युद्ध का वर्णन है? उसने कहा पाठ में किस युद्ध का वर्णन है? हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। किस युद्ध का वर्णन है? तो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस बेल्जियम 18वीं सूची, क्या हुआ? 68वीं सूची। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस बेल्जियम 68वीं सूची, प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है। सीधा ये मान दीजिएगा। वो अगर देगा, अगर ऑप्शन में रहे फ्रांस बेल्जियम देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा है सीधा। चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो वो 5 भागों में बटी है। कितने भागों में? तो बाबू 5 भागों में बटी है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिस साल लहना सिंह का भतीजा जन्म लिया था उस साल उसने क्या लगाया था? तब हुआ उसने आम का पेड़ लगाया था। जिस साल लहना सिंह का भतीजा का जन्म हुआ था तो लहना सिंह ने उसी साल आम का पेड़ लगाया था कि हम भतीजा बड़ हो तो आम खाए। चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लहना सिंह के मरने समय तक भतीजा की अवस्था क्या थी? तो युवा मतलब होता है बुआ जवान होता है। क्या होता है? युवा मतलब होता है बाबू जवान। लहना सिंह का जब मृत्यु हुआ तो उनका भतीजा जवान हो गया था। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है, जयप्रकाश नारायण के बचपन के पुकारने का नाम क्या था? जो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम किस नाम से वो पुकारा जाता था? तो बाउल नाम से। किस नाम से बुआ? तो बाउल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, बाउल नाम से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के माता का और पिता का नाम क्या था? तो बुआ माता का नाम फुलरानी देवी और पिता का नाम हर्षु दयाल। क्या बुआ? पिता का नाम है हर्षु दयाल था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल्का ऊपरे कर ले। क्या जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फुलरानी देवी और पिता का नाम बुआ हर्षु दयाल? कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत भी नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जयप्रकाश नारायण के अश्वासुर का नाम क्या? अश्वासुर का नाम क्या है? ब्रज किशोर प्रसाद। अश्वासुर का नाम क्या है? ब्रज किशोर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जयप्रकाश नारायण को पटना कॉलेजिएट पटना में किस लेख पर पुरस्कार हुआ मिला था? तो किस लेख पर पुरस्कार मिला था? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति लेख पर जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण पहली बार अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण पहली बार अमेरिका कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए बुआ? तो 1929 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में शामिल हुआ था। कब? तो 1929 ईस्वी में
जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में शामिल हुआ था। चलिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 को जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1998 में। कब हुआ? तो 1998 में। चलिए, जयप्रकाश नारायण कब कब जेल गए? जो क्रांतिकारी उस समय होते थे अधिक बार जेल गए थे। तो जयप्रकाश नारायण कब कब जेल गए थे? वह प्रथम बार उन्होंने जेल गया 1932 में। कब? 1932 में। दूसरा बार 1939 में। तीसरा बार कब? तो 1994 में। 1943 में। और चौथा बार गए थे 1974। इन्होंने 4 बार जेल का सफर किए हैं। कितने बार? 4 बार जेल का सफर किए हैं। अच्छे काम के लिए किए हैं, ये नहीं कि किसी को गोली वोली मारकर। भाई अपने हक के लिए, जनताओं के हक के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो सरकारों ने अपनी नीतियां से इन्हें जेल में बंद कर दिया था। सरकार ने, अंग्रेज ने 1932 में अंग्रेजी था, 1939 में अंग्रेजी था, 1943 में अंग्रेजी था, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में गए थे संकटकालीन स्थिति में। चलिए बुआ, जयप्रकाश नारायण को सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े? जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े हुआ? तो 1954 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा था। कब था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा तथा छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया हुआ? तो 1974 में किया था। और कहाँ से थे? पटना की धरती से किए थे 5 जून को। कब किए थे? तो 5 जून। चलिए वो यहाँ आ गया क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को 1974 ईस्वी में गांधी मैदान पटना का भाषण किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो वह जन मुक्ति पुस्तक में प्रकाशित हुआ। किस पुस्तक में? तो जन मुक्ति पुस्तक में प्रकाशित हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जन मुक्ति पुस्तक, जन मुक्ति नामक पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो वह पटना से प्रकाशित हुआ है। कहाँ से प्रकाशित हुआ है बाबू? तो पटना से प्रकाशित हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। धर्मवीर भारती ने जयप्रकाश नारायण पर किस शीर्ष से कविता लिखी था? किस शीर्ष से कविता लिखी? तब मुनादी। किस शीर्ष से? तो मुनादी शीर्ष से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के आरंभिक जीवन लेखों में किसका नाम महत्वपूर्ण है बुआ? किसका नाम महत्वपूर्ण माना जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। कोई भी राइटर है, रामवृक्ष बेनीपुरी भी क्या है बुआ? तो हिंदी साहित्य के राइटर हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए वो चलते हैं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन में कब गए थे? तो 1954 में गए थे। कब? तो 1954 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन में गए थे। लेनिन कब मरे? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में लेनिन की क्या हुई बुआ? मृत्यु हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र कब थे? तो 1921 में। आईएससी मतलब हुआ होता है साइंस के स्टूडेंट, 12th साइंस, 11th 12th। चलिए वो नेक्स्ट नंबर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने किसको कहा? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने किसको कहा हुआ था? उमाशंकर जी दीक्षित को सदानंद जी ने ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से पुकारा और उसका नाम दिया कि आप ब्रेन ऑफ बॉम्बे है। तो उमाशंकर जी को किसने ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा? तो उमाशंकर जी को सहजानंद जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर किसे कहा गया? वो अर्धनारीश्वर किसे कहा गया था? आधा शिव आधा पार्वती के रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। आधा शिव और आधा पार्वती। शिव को शंकर भी कहते हैं, तो यहाँ पे बुआ शिव न देकर शंकर दिया है, तो बात सेम है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि
मिश्रित कल्पित रूप, मिश्रित कल्पित रूप है बुआ, दोनों का तो मिश्रित होना होता है बुआ, कल्पित रूप। चलिए नेक्स्ट नंबर, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? नारी की पराधीनता कब शुरू हुआ बुआ? तो मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किया तब नारी की पराधीनता शुरू हुआ था। कब? तब जब मानव जाति ने कृषि काम में लग गए थे। तो मानव चल जाते थे, क्या होती है, जो जेंट्स लोग चल जाते थे कृषि करने, पुरुष लोग और महिला लोग खाना बनाकर उसके लिए नाश्ता लेकर जाती थी, फिर अपना काम में हाथ बटाने लगी। चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कृषि का विकास सभ्यता का कौन सोपान था? कृषि का विकास सभ्यता का कौन सोपान था बुआ? तो पहला सोपान था। कौन सोपान था? तो बाबू पहला सोपान था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन कौन सा अधिकार दिया बुआ? तो भिक्षुणी बनने का अधिकार बुद्ध और महावीर ने दिए थे। तो बुआ बुद्ध और महावीर, तो ये बौद्ध धर्म से है और ये जैन धर्म से, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है बुआ? तो ये श्वेतांबर और दिगंबर है बुआ, किस धर्म से? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है? तो जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। कौन धर्म से है बाबू? तो बौद्ध धर्म से है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, ओ सादा नीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है? तो ओ सादा नीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है बुआ? तो ये कहाँ का है? चंपारण का है। कहाँ का है? तो चंपारण का है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, ओराव कहाँ के मूलवासी है? ओराव कहाँ के मूलवासी है बुआ? तो छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी समाज है। कौन बुआ? छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी समाज है। छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी समाज है। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धांगर कहाँ के मूलवासी है? धांगर कहाँ के मूलवासी है बुआ? तो छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी समाज है। कौन? ये भी छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी समाज है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, थारू कहाँ के मूलवासी है बुआ? थारू, तो क्या वो राजस्थान में थार मरुस्थल है, तो बने थारू राजस्थान के थार के है। कौन बुआ? थारू राजस्थान के थार के है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जितना चैप्टर बाय चैप्टर VVI मोस्ट है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को बुआ हम एक वीडियो में लाने की कोशिश किए हैं। फिर से VVI मोस्ट 3 वीडियो आपको डाला जाएगा, सभी वीडियो देख लीजिएगा, इससे बाहर आपको आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ? तब हुआ चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, अप्रैल 1917 में। उसी समय तो गांधी जी बिहार में कदम रखे थे। चलिए 1917 ईस्वी में भितिरहवा या आमोलावा में किसकी तुत्ती बोलती थी बउआ? तो एमन साहब की तुत्ती बोलती थी, यानी कि इसके सामने कोई बोलता नहीं था, उसी को कहा होता है कि तुत्ती बोलना। चलिए बुआ, चंपारण के किन गांवों में गांधी जी का आश्रम? चंपारण के किन गांवों में गांधी जी का आश्रम विद्यालय की स्थापना की? तब वह किस गांव में की गई? तो वो गांव कौन था? बहरावा था, मधुबन और भितिहरवा। कौन हुआ? भितिहरवा गांव का नाम एक और नाम से जान सकते हैं, भितिहरवा या देखिए आमोलावा। क्या हुआ? भितिहरवा या आमोलावा। एक गांव चंपारण एक बिहार का जिला है, वहाँ पे गांव सब है, अभी भी ये गांव सब है, जाकर अगर मौका मिले तो घूम लीजिएगा। चलिए बुआ, बरहरवा विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? वह बरहरवा विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? वह तो देवदास गांधी। कौन? देवदास गांधी, ववन जी गोखले और
अंबितिका बाई गोखले। कौन हुआ? अंबितिका बाई गोखले। ये 3 लोग बरहरवा विद्यालय का देखरेख इन तीनों का जिम्मा था कि वो विद्यालय कैसे चलता है, नहीं चलता है, उसमें क्या कमी है नहीं है, इस सब के देखरेख में उस विद्यालय को चलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मधुवन विद्यालय की देखरेख कौन करते थे? मधुवन विद्यालय की देखरेख कौन करते थे बुआ? तो मधुवन विद्यालय की देखरेख करते थे नरहरि दास। कौन हुआ? नरहरि दास पारिक। नरहरि दास पारिक और उनकी पत्नी और महादेव देसाई। और कुछ दिन कौन? आचार्य कृपलानी ने किया, कृपलानी ने भी किए थे बराती। कौन है? मधुवन विद्यालय का देखरेख में। सभी विद्यालय जब बन गया तो इनको देखरेख करने वाला व्यक्ति भी चाहिए। पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, कि पढ़ाई के बहाने कुछ और गुल खिल रहा है। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बितिहरवा विद्यालय को देखरेख कौन कौन करते थे बुआ? तो डॉक्टर देव जी करते थे, डॉक्टर देव जी और सोमन जी। बाद में कौन की बुआ? था पुंडलिक जी। कौन हुआ? बाद में कौन किया? तो पुंडलिक जी किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बितिहरवा के पास रामपुरवा में क्या ध्वस्त पड़े? तो क्या ध्वस्त पड़े बुआ? क्या ध्वस्त पड़े? तो अशोक स्तंभ। का चीज? तो अशोक स्तंभ। चलिए अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कुशीग्राम ने बुआ कुशीनगर में गंडक के विशाल स्तूप की ऊंचाई और वृत्ताकार कितना फीट का है बुआ? कितना फीट का है? तो 82 फीट ऊंचाई और 1500 फीट वृत्ताकार है। क्या? वृत्ताकार मतलब साइकिल का चक्का मान लीजिए, ये वृत्ताकार हो गया, सॉरी वृत्ताकार में अटैच हो जाता है ये वृत्ताकार। तो 1500 फीट वृत्ताकार है। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अशोक द्वारा बनाया गया लौरिया नंदगढ़ का सिंह स्तंभ कितना वर्ष बुआ पुराना है? कितना वर्ष पुराना माना गया है? तो ये 2200 वर्ष पुराना माना गया। कितना वर्ष पुराना माना गया? तो बाबू 2200 वर्ष। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलिए, वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? तो तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम था। किस नदी के किनारे? तो हुआ तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गंडक नदी में घड़ियालों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? गंडक नदी में घड़ियालों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है बुआ? तो भैंसा लोटन। क्या हुआ? माना जाता है, तो भैंसा लोटन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गज और ग्राह की लड़ाई का आरंभ कहाँ हुआ? गज और ग्राह की लड़ाई कहाँ हुआ? तो भैया कहाँ हुआ था? तो भैंसा लोटन में। कहाँ हुआ था? तो भैंसा लोटन में ही हुआ था गज और ग्राह का लड़ाई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश की रचना से क्वेश्चन आता है बुआ। तो इसमें पूरे रचनाओं को हम लोगों ने करके रखा है। चलिए देखिए, पहले तो मोहन राकेश का कथा संग्रह के बारे में बात करेंगे। कथा संग्रह लिखा है उपन्यास, नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, जो लिखा है सभी चीज़ों को हम एक अथी में कोशिश किए रखने का। चलिए कथा संग्रह में क्या है? इंसान के खंडहर। क्या हुआ? कथा संग्रह में इंसान के खंडहर किसका है? तो मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का देख लीजिए, इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश। क्या हुआ? फौलाद का आकाश और बारिश। चलिए आप कथा संग्रह खत्म हो गया। चलिए उपन्यास में क्या कौन कौन सा उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे। क्या है बुआ? अंधेरे बंद कमरे फर्स्ट है। चलिए सेकेंड नंबर है न आने वाला कल किसका उपन्यास है? तो मोहन राकेश का उपन्यास है। चलिए
अंतराल, क्या है अंतराल भी किसका उपन्यास है, तो मोहन राकेश का है। चलिए वो अब नाटक मोहन राकेश का देखते हैं कौन कौन सा नाटक है। तो बाढ़ का एक दिन, बाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, तो मोहन राकेश का नाटक है। लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस किसका नाटक है, तो मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे किसका नाटक है, तो मोहन राकेश का। चलिए एकांकी में देखते हैं, एकांकी में पूछ देगा कि बाढ़ आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का एक दिन कौन सा है, कौन सा उपन्यास विद्या है, तो उपन्यास है, कथा संग्रह या नाटक है, एकांकी है, तो वो क्या है, ये नाटक है। तो नाटक में आपको टिक मारना पड़ेगा। चलिए हम लोग चलते हैं एकांकी, एकांकी में क्या क्या है। एकांकी में पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन किसकी एकांकी है, तो मोहन राकेश की एकांकी है। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी है जो इसमें नहीं है। सबसे अधिक इसमें पूछा गया कि अंडे के छिलके किसकी है, या अंडे के छिलके क्या कहानी है, कविता है, संग्रह है या भाषण है, तो वो क्या है, एकांकी है। क्या कहानी, संग्रह, एकांकी, कहानी, भाषण, तो वो इसको क्या कहेंगे, एकांकी कहेंगे। अंडे के छिलके क्या है, तो एकांकी, अंडे के छिलके क्या है बुआ, तो एकांकी है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कल आपको कितने तारीख का एग्जाम हो गया बुआ, वो 5 तारीख का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब यात्रा वृत्तांत किसका किसका, यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये मोहन राकेश का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, निबंध को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आइए बाबू निबंध, प्रवेश, रंगमंच और शब्द, प्रवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और आविष्कार, मोहन राकेश और आविष्कार, नई निगाहों का सैलाब, गुगलानी, क्या था बुआ, मदन मोहन किसकी निबंध है, तो वो मोहन राकेश का निबंध। चलिए मोहन राकेश से पूछते हैं कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, माता और पिता का क्या नाम था बुआ, तो माता का नाम था बच्चन कौर, माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। क्या था हुआ, करमचंद गुगलानी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी, तो वो मानक के आने की प्रतीक्षा थी। ये कौन सा चैप्टर में के, सिपाही की माँ का चैप्टर में के। सिपाही के माँ का राइटर का नाम क्या है बुआ, तो मोहन राकेश है। क्या है, तो मोहन राकेश। तो बुआ जो मानक है ना, ये मानक जो है बिस्नी का बेटा है और मुन्नी का भाई है। एक कमजोर वर्ग के रहते हैं और अपनी बहन के शादी के लिए इन्होंने सिपाही में भर्ती होता है और कमाने के लिए चले जाते हैं, सिपाही में चले जाते हैं। चलिए बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो मुन्नी के विवाह के पैसे कमाने के लिए। क्या हुआ, मुन्नी के विवाह के पैसे कमाने के लिए भेजता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कट कर दी, ठीक। स्टार्टिंग में चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ का पाठ में जैसा युद्ध का वर्णन है उसी तरह युद्ध का वर्णन वाला आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ कौन सा है, तब हुआ उसने कहा था। क्या है, उसने कहा था भी सेम है, उसने कहा था, जिसमें से लहना सिंह के बारे में चर्चा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जैसी ग्रंथवाली के संपादक, जैसी ग्रंथवाली के संपादक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल और माता प्रसाद गुप्त आदि, माता प्रसाद गुप्त आदि। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया, प्रेम के पीर के कवि किसे, तो जैसी को कहा गया। एक कविता पाठ में आ गए हम लोग, तो जैसी को कहा गया प्रेम के कवि। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जैसी किस भक्ति के मार्ग के कवि हुए, जैसी किस भक्ति के मार्ग के कवि हुआ, तरफ प्रेम मार्गिक निर्गुण भक्ति शाखा के, प्रेम मार्गिक निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हुए। चलिए नेक्स्ट नंबर, जैसी ने किस भाषा में अपनी रचना लिखी, तो अवधी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा हुआ, तो अवधी भाषा में लिखा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, करबक शीर्षक का संबंध किस कवि से है, करबक तो जैसी से है। करबक का लेखक कौन है बुआ, तो जैसी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रतन सिंह पन्नावत
हीरामंतोता, नागमंती, राघव चेतन आदि पात्र का संबंध किस महाकाव्य से है? वो तो अब पद्मावत से है। किस महाकाव्य से है? तो पद्मावत से है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसी ने करवक में स्वयं को परिचय किस रूप में दिया था? वह कुरूप या एक आंख वाला, कुरूप या एक आंख वाला दिया था, कुरूप या एक आंख वाला दिया था खुद को परिचय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? त्रिवेणी के रचनाकार का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्या है वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी में किन तीन कवियों का वर्णन है? त्रिवेणी में किन तीन कवियों का वर्णन है? वो तो जैसी सूर और तुलसी, जैसी सूरदास और तुलसी जी की है। चलिए नेक्स्ट नंबर, सूर का जन्म स्थान कहाँ है? तो दिल्ली के निकट सिही में है। कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट सिही, निकट मतलब होता है समीप या पास में। चलिए, सूर का निवास स्थान कहाँ है? सूर्य का जन्म स्थान था दिल्ली के निकट से, या सूर्य का निवास स्थान जहाँ पे वो रहते तो कहाँ था? गौ घाट वृंदावन एवं कहाँ हुआ? पारसोली। कहाँ पे हुआ? तो पारसोली में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में सूर्य के दोनों पद किस ग्रंथ में उदित है या किस ग्रंथ में प्रकाशित है? तो सूरसागर में प्रकाशित है। किस में? तो सूरसागर में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूरसागर के प्रथम पद में किसे जगाया गया है? सूरसागर के प्रथम पद में किसे जगाया गया था? ब्रजराज कुंवर कृष्ण को जगाया गया। किसे? ब्रजराज कुंवर कृष्ण या श्री कृष्ण को जगाया गया। चलिए, सूरदास जो थे कृष्ण मार्ग के बहुत ही अच्छे कवि थे। चलिए बुआ, सूर्य के प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? तो बछड़े की ओर दौड़ती है, क्योंकि गाय अपने बच्चों को दूध पिलाने की ओर बछड़े की ओर दौड़ती है। चलिए नेक्स्ट नंबर, सूर्य के दूसरे पद में सूरदास किससे क्या मांगता है? तो भगवान श्री कृष्ण से, सॉरी इसको ऊपर कर लेते हैं हम, भगवान श्री कृष्ण से अपना जूठन मांगता है। कि सूरदास ये कहता है भगवान श्री कृष्ण को कि अपना जूठन भी खिला दीजिएगा तब मेरा जीवन संतृप्त हो जाएगा, या हम इस जीवन से धन्य हो जाएंगे। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब तुलसीदास का जन्म स्थान, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो राजापुर बंदा जिला उत्तर प्रदेश। कहाँ बुआ? राजापुर बंदा जिला उत्तर प्रदेश में है। चलिए, तुलसीदास का पत्नी का नाम क्या है? तुलसीदास के पत्नी का रत्नावली। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या है? वो रत्नावली है। चलिए, तुलसीदास को पालने वाली दासी चुनिया थी। तुलसीदास को पालने वाली दासी कौन थी? तो चुनिया। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन दास थे। कौन? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? वो तो शेष सनातन दास। चलिए, वह तुलसीदास के ससुर का नाम क्या था? दीनबंधु पाठक। क्या है? दीनबंधु पाठक उनके ससुर का नाम है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तुलसीकृत रामचरितमानस कितने दिनों में पूर्ण हुआ था बुआ? तो 2 वर्ष 7 माह 27 दिन। कितना बुआ? 2 वर्ष 7 महीना 27 दिन। 1631 रामनवमी से 1633 अगहन शुक्ल पंचमी सीता विवाह तिथि तक इनका रामचरितमानस का लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाठ्य पुस्तक में नामादास ने किन 2 महाकवियों का वर्णन किया बाबू? तो नामादास ने किन 2 महाकवियों का वर्णन किया है? तो कबीरदास और सूरदास का वर्णन किया था। कबीरदास और सूरदास का वर्णन किया था। चलिए अब भूषण वाला में आ गए हम लोग, भूषण पाठ में। भूषण ऋक्ति काल के किस श्रेणी के कवि थे बुआ? तो रीतिबद्ध काल के। कौन श्रेणी के? तो रीतिबद्ध काल के। चलिए रीतिबद्ध। पाठ्य पुस्तक में
भूषण के प्रथम कविता में कौन सा काव्य गुण है? तो ओज। कौन सा काव्य गुण है? तो वह ओज काव्य गुण है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूषण के कविता में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। पूछा गया क्वेश्चन, कितना बार एक क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है कि वो क्या बोलता है कि भूषण की कविता में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। चलिए, लागती लपिक कंठ, बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। कौन सी अलंकार है बाबू? तो उपमा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, भूषण के दोनों कविता में मुख्यतः कौन सा अलंकार है? तो उपमा ही है। कौन सा अलंकार है बाबू? तो उपमा ही है। चलिए, जयशंकर प्रसाद के माता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के, सॉरी यहाँ पिता का नाम पूछ रहा है, माता पढ़ दिए। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद साहू। क्या है बुआ? देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी के पितामह का नाम वो क्या है? तो शिवरतन साहू या सुंदनी साहू। शिवरतन साहू का उपनाम क्या है बाबू? सुंदनी साहू है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसाद जी ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे? वो आता कालाधर उपनाम से लिखते थे। किस उपनाम से? तो कालाधर उपनाम से। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रसाद जी के भांजे का नाम क्या था? प्रसाद जी के भांजे का नाम क्या था? अंबिका प्रसाद था। क्या था बुआ? तो अंबिका प्रसाद। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, अंबिका प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है बुआ? अंबिका प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंदु प्रकाशन। किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंदु पत्रिका का प्रकाशन 1909 में किया था। कब? तो 1909 में। किसने किया था? तो किया था अंबिका प्रसाद ने। कौन था हुआ? तो अंबिका प्रसाद। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अंबिका प्रसाद, अच्छा ये तो हो गया था। चलिए बुआ यहाँ से, उर्वशी चंपू काव्य के कवि कौन हुए? उर्वशी चंपू काव्य के कवि कौन हुए? तो जयशंकर प्रसाद हुए थे। कौन हुआ? तो जयशंकर प्रसाद हुए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ कौन है? तो कमायनी है। क्या हुआ? कमायनी। चलिए बुआ, कमायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? कमायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन है बुआ? तो मनु, सरदा, ईरा, किरात और आकुली। कौन बुआ? मनु, सरदा, ईरा, किरात और आकुली है। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कि तुमुल कोलाहल कविता कहाँ से ली गई है? तुमुल कोलाहल कविता कहाँ से ली गई है बुआ? तो कमायनी के सरदा मार्ग से आती है। सरदा सर्ग से ली गई है। क्या बुआ? सरदा सर्ग से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कमायनी में कितने सर्ग है बुआ? तो 15 सर्ग है। कितने सर्ग है बाबू? तो 15 सर्ग है कमायनी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है बुआ? तो जल कण के लिए त्रासी, जो क्या तरसती है। कौन? तो चातकी किसके लिए तरसती है? तो जल कण के लिए तरसती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह कविता में किसके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तब हुआ नारी चरित्र विशेषताओं का वर्णन किया गया। किसके चरित्र का? तो नारी के चरित्र। नारी मतलब होता है बाबू स्त्री। जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। चलिए, क्या कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या था? वो तो खिलौना उनका पुत्र था। क्या हुआ है? पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है, पुत्र था। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या था? तो वह पुत्र। कवित्री बच्चे को गोद में क्यों नहीं कवित्री बच्चे को गोद से क्यों नहीं उतारती थी बुआ? तो उन्हें लगता था कि उनके बेटा को क्या शीत लग जाने के डर से अपने बेटे को गोद से नहीं उतारती थी। ठंडा, शीत मतलब होता है बाबू ठंडा होता है। चलिए, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों मानती है? तो वह पुत्र को न बचा सकने के कारण कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान खुद को
खुद को मानती, क्या मानती है बुआ? तो खुद को विवश मानती है। क्या? तो खुद को विवश मानती है, खुद को विवश और असहाय। शमशेर बहादुर के माता और पिता का नाम क्या था बुआ? तो शमशेर बहादुर के माता का नाम प्रभुदेई और पिता का नाम तारीफ सिंह। प्रभुदेई माता का नाम और पिता का नाम तारीफ सिंह। नाम भी शमशेर बहादुर और पिता का नाम भी तारीफ सिंह। तारीफ ना कहता है कि किसी को तारीफ कर दो, शमशेर सिंह आया है तारीफ कर दो, तो इनके पिता का नाम है शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर की रचना कौन कौन सा है? रचना पे एक बार फिर से हम लोग नजर डालेंगे। चलिए एक बार और रचना पे नजर डालते हैं कि दूसरा सब तक कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल मुझसे हो रहा है मेरी टूटी हुई और बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुना रहा हूँ सकून की तलाश। एक किनकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। चलिए बुआ, कवियों के कवि किससे कहा जाता है? कवियों के कवि किससे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को बुआ कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि प्रातः नभ कैसा था? प्रातः नभ कैसा था? तो बहुत ही नीला शंख जैसा प्रातः काल था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट नंबर ए नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कब उषा का जादू टूटता है? तब वह सूर्योदय होने पर उषा का जादू जो है टूट जाता है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू जो है टूट जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? बोलते ही रहिएगा आप लोग बुआ। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए प्रातः नभ कैसा था? वह बहुत ही नीला शंख जैसा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था बुआ? तो मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर ग्वालियर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है। वह श्योपुर ग्वालियर, यहाँ पे एमपी लिख लीजिएगा। एमपी को शॉर्टकट, मध्य प्रदेश को शॉर्टकट में एमपी लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, मुक्तिबोध का माता का नाम और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम पार्वती बाई और पिता का नाम माधवराज। माता पार्वती बाई और पिता माधवराज। चलिए नेक्स्ट नंबर, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ? मुक्तिबोध आने की मृत्यु कब हुआ बाबू? तो 11 सितंबर 1964 ईस्वी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो नया खून का संपादन किया था। नया खून पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो मुक्तिबोध ने किया था। किसने हुआ? तो मुक्तिबोध ने। जन जन का चेहरा कैसा होता है? तब वो भले ही लोग आए, नेता सब एक ही होता है। तो जन जन का चेहरा कैसा होता है? तब वह एक होता है। भले ही कोई नेता कहता हम आपके लिए ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन जो नेता आता है वही काम करता है। जैसे बिहार का पॉलिटिक्स देख लो या अपने केंद्र सरकार का पॉलिटिक्स देख लो, कुछ उसने लूटा कुछ इन्होंने लूटा है। घाटा किनकी है? तो हम लोग की घाटा, हम लोग के हित के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। बीजेपी के तरफ से बोलो तो कोई कहा कांग्रेसवादी, कांग्रेस के तरफ से बोलो तो बीजेपी वादी, यही है। चलिए जन जन का चेहरा उसी पर से है। चलिए बुआ, ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला कहाँ से उठती है बुआ? था अंतर की उष्मा से उठता है। ज्वाला कहाँ से उठती है? तो बुआ अंतर की उष्मा से उठता है ज्वाला। चलिए हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान कहाँ है? तो सभी और न बुआ हिंदुस्तान है। तो तुम हिंदुस्तानी हो तो जय श्री राम कहो, ये कौन सी बात हो? जय श्री राम कहेंगे तो हिंदुस्तानी हुए, न कहेंगे तो नहीं हुए। भारत वंदे मातरम बोलो भाई, वंदे मातरम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, कल भी बोलेंगे, लेकिन किसी के दबाव में आकर थोड़ी बोलेंगे। मन है तो बोलेंगे, नहीं मन है तो नहीं बोलेंगे, है ना। इसी ही बोलना है। आप लोग भी अब पढ़ लिख लिए हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, कन्हैया ने गाय कहाँ चराई? जो कृष्ण जी ने गाय कहाँ चराया था? वह सभी ओर चराया था। वो गाय राजा थे, जब मन होता था तभी। वो गाय जब तक
गाय किधर भी चल रहा है वो है अपना खेल कूद रहा है। चलिए बुआ, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो बच्चे नहीं ज़्यादा जानते उसको यूपी कहिएगा, यूपी जान जाएगा, जहाँ पे बाबा है मुख्यमंत्री। यूपी उत्तर प्रदेश, इसी को बुआ यू और इसी को पी, इतना हो गया उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए वो नेक्स्ट, हर चरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? तो वह डर के कारण जो है हर चरना अधिनायक का गुण गाते रहता है बुआ। हर चरना नहीं कहता है, कोई शक्तिशाली लोग है या कोई नेता है उसके सामने में उसका झंडा लेकर खड़ा हो जाता है, नहीं होकर जाएगा तो CBI ED का छापा मराने लगेगा। वही बात हर चरना के साथ हो रहा था, शोषण बेचारा का। चलिए बुआ, अधिनायक कविता किस काव्य ग्रंथ से उदित है या लिया गया? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। क्या हुआ? तो आत्महत्या के विरुद्ध। प्यारे नन्हे बेटा कविता कहाँ से बैठता है? तो कंधे। प्यारे नन्हे बेटा में कवि कहाँ बैठाता है? प्यारे नन्हे बेटे को कवि कहाँ बैठाता है? तो वह कंधे पर, अपने बेटा को कंधे पर बैठाता है। गलती हो गया था क्वेश्चन पढ़ने में, फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्यारे नन्हे बेटा को कवि कहाँ बैठाता है? तो बेटा को हर हमेशा पिता अपने कंधा पर इसलिए बैठाता है कि कहता है कि हम जितना दूर नहीं देख सके उतना दूर तुम देखो, उससे ज़्यादा तुम देखो। चलिए बुआ, कंधा पर बैठने के बाद बेटा किससे बड़ा हो गया? तो दादाजी से बड़ा हो गया। मैं कहता है कि हम आपसे बड़े हो गए। बच्चा है, कुछ भी भाई बोल सकता है, भगवान का स्वरूप होता है। हर मेहनत कश आदमी क्या? हर मेहनत कश आदमी क्या है बाबू? तो वो लोहा के समान है। हर मेहनत कश आदमी क्या है? तो बाबू वो लोहा के समान है। चलिए नेक्स्ट नंबर, कवि कहाँ का रहने वाला था? तो वो भिलाई। तो भिलाई कहाँ पे पड़ता है? तो बाबू छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है। कहाँ पे बाबू? तो ये छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, टिकुली कैसे साटती थी? टिकुली कैसे साटती थी? तो सहजन के गोंद से। सहजन जो होता है, जो सब्जी खाने वाला होता है, तो उसके गोंद से टिकुली औरत सब साटती थी अपने माथे पे। टिकुली कैसे साटती थी? सहजन के गोंद से। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर, बुजुर्ग कैसे घर के भीतरी आते थे? तो खांसते हुए। तो एक गांव के परंपरा, शहर के परंपरा ना, बहू भी सीख है और ससुर भी सही आ गए, लेकिन गांव में आजकल भी खोख खखार के जाते हैं कि कोई बेटी पुतो आंगन में ना रहे। यहाँ पे तो आंगन की बातें नहीं है। चलिए बुआ नेक्स्ट, बुजुर्ग घर की औरतों को कैसे सचेत करते थे? तो खराहट खटकार करके, खराव खट खटकार करके। जब वो पहले के जो बूढ़े लोग थे वो खराम पहनते थे तो उनके आहट से आवाज़ आने लगती थी। तो घर के सभी महिलाएं जो पर्दा में है, जो पर्दा में नहीं है, वो सभी महिलाएं अपने संस्कार में आ जाती थी कि घर पे कोई लोग आ रहे हैं। समझ गए? आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है ये सब। चलिए, दूध का हिसाब कैसे किया जाता था? तो दूध का हिसाब कैसे? तो दूध की तिलक गिन कर किया जाता था। क्या हुआ? दूध की तिलक गिन कर। आज 1 केजी ले गए तो 1 दे दिया, 1 बिंदु दे दिया, 1 दे दिया, इसे अपना टिका कर दिया। 30 दिन हो गया तो इसी को काउंटिंग कर लेती थी वो महिलाएं। अभी भी गांव में इसी होता है जहाँ पे दूध लेते हैं। और शहर की बात है तो डायरी चलता है, कैलेंडर पे लिख दो रे 1 से आ रहा है तो 1 तारीख से 30 का हिसाब कर देना। बिटौवा को दहेज क्या मिला? बिटौवा का दहेज क्या मिला हुआ? तो टीवी मिला था। क्या मिला था? तो टीवी दहेज मिला था। हंसिए नहीं। बिटौवा का दहेज क्या मिला था? तो टीवी। सही तो है, 32 इंच का लिख लीजिए ना। टीवी 32 इंच। हाँ रे बुआ 32 इंच लिख दे तो सब 72 इंच लिए जी। 72 इंच होता है जी, इंच। 72 इंच का टीवी लेना। जितनी भी लड़कियां शादी होगा तो टीवी लेके जाइए 72 इंच का पापा के घर से। चलिए, लोकगीतों के गांव में क्या भटकता है बुआ? तो शोक गीत भटकता। क्या?
सो गीत आजकल तो बाहर के भोजपुरी गर्दा हो रहा है, बूढ़ा से लेकर जवान तक, जिसमें हमू है एगो, कभी कभी सुन लेते भोजपुरी। बुलाओ, बुलावा का क्या अर्थ है? बुलावा, बुलावा का क्या अर्थ है? हुआ तो सर्कस का प्रकाश। क्या हुआ? तो सर्कस का प्रकाश है। कोई कोई वर्ड है हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बोलने में। चलिए, होरी, चैती, बिरहा, अलहा, गूंगे क्यों हो गए हैं? तो ऑर्केस्ट्रा के शोर से। पहले बउआ जो चैत में चैती होता था, बिरहा होता था, अलहा होता था, अब ऑर्केस्ट्रा आ गया, सब बिरहा अलहा वही में। एको को लोग ये सुनेंगे? अब नहीं सुनेंगे। मार के ऑर्केस्ट्रा लिया था, गर्दा उड़ैले, बाप वही कदा कुदरा, बेटा इस कदा कुदरा, सब ऑर्केस्ट्रा में मस्त मगन है। जब इस चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बहुत हंस रहे थे आप लोग। देखिए अब सबका इम्पोर्टेंट है ना, ऑर्केस्ट्रा को हल्के में मत लीजिए, इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर की बात है, ध्यान रखिएगा। ऑर्केस्ट्रा की लड़की पे ना, ऑर्केस्ट्रा पे है ना। जूठन कहानी में हेड मास्टर का क्या नाम था? तो वो कलीराम था नाम। क्या? कलीराम। बहुत ही क्रूर ये हेड मास्टर थे। ऐसा टीचर को नहीं होना चाहिए। हम भी टीचर है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे थे, हम वैसे नहीं है। बट चलिए, जूठन कहानी में हेड मास्टर साहब लेखक से क्या काम करवाते थे बुआ? तो बुआ लेखक से क्या काम करवाते थे? सफाई वाला काम करवाते थे। मार के झाड़ू से पूरा फील्ड को साफ करवाते थे। एक गलत बात है कि एक दिन आप कर दीजिए वो अलग की बात है भाई, सभी का नंबर आएगा, लेकिन एक ही स्टूडेंट करेंगे ये गलत है। चलिए, लेखक को किस पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाने को कहा गया? तो बुआ शीशम। क्या हुआ? शीशम। शीशम का हम लोग गांव में या देहाती भाषा में शीशो बोलते हैं। क्या? शीशो, शीशो बोलते हैं। आप कुछ इसमें के स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर आप भी तो क्लासरूम में झाड़ू मरवा देते। तेरे बुआ वो तो कभी कभी ना मरवा देते थे, सब दिन थोड़े ही। कमेंट नहीं करना है ये सब। चलिए नेक्स्ट, लेखक तीसरे दिन कक्षा में पहुंचकर क्या कहा? चुपचाप बैठ गया। लेखक जो था 2 दिन तो पहले ही झाड़ू मार लिया था ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन तीसरा दिन जाकर अपना भाई बैठ गया कि सब दिन हम ही झाड़ू मारेंगे। तो लेखक ने कहा, जो इनका हेड मास्टर कलीराम जो थे बहुत ही बदमाश टीचर था, ये गया गए चूहरे का बेटा कहाँ है, झाड़ू मारो। लेखक पढ़ने गया था ना जी, आप पढ़ाते सभी स्टूडेंट को एक दिन झाड़ू मरवा देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं था भाई। विद्यालय सफाई करना है कर्तव्य, लेकिन इसका मतलब है नहीं कि एक ही स्टूडेंट नहीं ना करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से। यहाँ पे जाति के लिए इसको टारगेट किया गया था, जातिवाद के लिए। चलिए, चाचा ने जहाँ मवेशी की खाल उतारी वहाँ से लेखक की घर की दूरी कितनी थी बउआ? तो 2 मील थी। कितनी थी? 2 मील। इनके चाचा इतने काम चोर थे कि पूरा काम लेखक पे थोप दिए थे। बहुत ही ऐसे चाचा भी नहीं होना चाहिए कि गए उसके काम के लिए बच्चा को काम करने के लिए छोड़ दो। जूठन कहानी में सुखदेव सिंह कौन था? तो गांव का जमींदार था। क्या था बुआ? गांव का जमींदार। सुखदेव सिंह कौन थे बुआ? तो गांव के जमींदार। सुरेंद्र कौन था बुआ? तो सुखदेव सिंह का बेटा का नाम क्या था बाबू? सुरेंद्र सिंह था। क्या था वो? सुरेंद्र सिंह था सुखदेव के बेटा का नाम। चलिए नेक्स्ट नंबर, अब मलेज पे आ गए हम लोग। मलेज जी का निधन। आए वो पहले मारिए देते मलेज को, फिर जन्म उन्म करवाएंगे। मलेज का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था मलेज जी का। मलेज का जन्म स्थान हुआ कहाँ है? तो महुई, आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पे पड़ता है बाबू? तो ये भी यूपी में पड़ता है। आजमगढ़ से अभी वर्तमान में जो सांसद है निरहुआ, आप लोग जानते होइएगा, पहले अखिलेश यादव थे, अभी निरहुआ है। चलिए, मलेज का मूल नाम क्या हुआ? भरत जी श्रीवास्तव। क्या हुआ? मलेज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। चलिए, मलेज के माता और पिता का क्या नाम है बुआ? माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए, वह मलेज की रचना, मलेज जी ने क्या क्या रचना की, सभी चीज़ों को देखना है। जख्म पर धूल, जो गर्दा है, जख्म पर धूल है ना, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। नेक्स्ट है और एक और है, क्या है वो? ये
रामचंद्र शुक्ल हंसते हुए अकेलापन। आई जो चैप्टर है तो हंसते हुए अकेलापन ही है। क्या हुआ? हंसते हुए अकेलापन चैप्टर में है, जो आपको 12th में पढ़ने। चलिए मलेज ने फिर 1 2 3 चीज़ किए हैं, वो भी देख लेते हैं। मलेज के द्वारा संपादित पत्रिका कौन था? लहर। क्या है बुआ? लहर। इनका जो पत्रिका था वो लहर था। चलिए मलेज ने 14 जुलाई 1956 को कहाँ डायरी लिखी? तो रानी खेत में लिखा था। कहाँ पे लिखा था बुआ? तो रानी खेत में लिखा था। चलिए मलेज ने पहली डायरी कब और कहाँ लिखा? तब वह 14 जुलाई 1956 में रानी खेत में लिखा था। और डायरी लिखना सबसे कठिन बात है, क्योंकि अपनी वास्तविकता कोई नहीं लिखता है। हर एक कोई डायरी वही देखिए, डायरी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी अच्छाई लिखिए, अच्छाई के साथ साथ आपको बुराई भी लिखना है। वीडियो देखने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए इसी मजाक कर रहे हैं बुआ। चलिए आइए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आइए, थोड़ा इधर उधर हो जाता रे बाबू, अब नहीं होगा। चलिए मलेज ने दूसरी डायरी कब लिखी? तो वह मलेज ने दूसरी डायरी जो लिखा 18 जून 1957 को दूसरी डायरी। पहली डायरी 1956 को लिखा था जो रानी खेत में, दूसरी डायरी जो लिखा था 1857 में। चलिए वह मलेज ने तीसरी डायरी कब लिखा था और कहाँ लिखा था? तो वह 4 जुलाई 1962 को लिखा था कौसानी में। क्या हुआ? तो कौसानी एक जगह, वहाँ पे इन्होंने चौथी डायरी लिखा था, तीसरी डायरी। चलिए मलेज ने चौथी डायरी कहाँ लिखी थी? तब वह 5 जुलाई 1962 में, ये भी कौसानी में ही लिखा था। चलिए नेक्स्ट नंबर को, मलेज को चौथी डायरी में कहाँ और किसने आकर्षित किया था? सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने इसे क्या किया था बुआ? तो इसको आकर्षित किया था। कि आप अच्छे लिखते हैं, लिखिए। चलिए मलेज की 5वीं डायरी कब प्रकाशित किया गया? मलेज को 5वीं डायरी कब प्रकाशित किया गया? तो 8 जुलाई 1962 को कौसानी में प्रकाशित किया गया। मलेज की 6ठी डायरी कब प्रकाशित और कहाँ की गई? तो हुआ 30 अगस्त 1976 को दिल्ली में। क्या हुआ? 30 अगस्त 1976 को दिल्ली में किया गया। चलिए मैं मलेज के 6ठी डायरी तो बताइएगा 30 अगस्त 1976 को दिल्ली में। चलिए मलेज की 7वीं डायरी कब लिखी गई थी? तो 10 मई 1978 को 7वीं। मलेज की 8वीं डायरी कब लिखी गई थी? तो 11 जून 1978 को। चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मलेज की 9वीं डायरी कब लिखी गई थी? तो 20 जून 1978 को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मलेज की 10वीं डायरी कब लिखा गया था? तो 9 दिसंबर 1978 को लिखा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मलेज की 11वीं डायरी कब लिखी गई थी? तो 20 जुलाई 1980 को लिखा गया था, 20 जुलाई 1980 को। चलिए मलेज की 12वीं डायरी कब लिखी गई थी? तो 3 मार्च 1981 को। इसकी डायरी का इतिहास हुआ, जब लिखे तब तक इनका देना है। एक न एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कि ये तो पता नहीं ना है कि हम लोग तो बोर्ड में है नहीं, हम लोग बोर्ड में रहते तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं देते, बच्चा को दिमाग घूम जाएगा भाई। नॉर्मल क्वेश्चन जो बच्चा जाके फाड़ के आए, लिख कर आए, कहने का मतलब फाड़ के ना फाड़ देगा तो फेल हो जाएगा, फाड़ना नहीं ना है जी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, उदय प्रकाश द्वारा संपादित क्या था, कौन पत्रिका था? वो तो एमिनेस नामे से पता चलता है। हिंदी का केनियो से लग रहा है एमिनेस, नहीं तो ये अंग्रेजी पत्रिका है। कौन पत्रिका? एमिनेस कौन पत्रिका है? तो वो अंग्रेजी पत्रिका है। कौन सा? तो अंग्रेजी पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट नंबर आइए, तिरछ कहानी में लेखक के पिता कितने साल के थे? तब वह उनके पिता थे 55 साल के। बहुत ही स्वभावशील व्यक्ति थे, बहुत ही नॉर्मल से बात करते थे। दशहरे के दिन किस पंछी को देखना चाहिए? बउए बोलिए बुआ। तो नीलकंठ को। जो लोग दशमी करते हैं, नवरात्रा सहते हैं, वो दशहरा के दिन नीलकंठ को देखिए कर अपना खाना पानी खाते हैं।
चलिए बुआ, तिरिच कहानी के लेखक को पिताजी ने शहर के किस डॉक्टर के पास भेजा? किस डॉक्टर, तो पंत जी के पास। किसके पास बुआ? तो पंत जी के पास भेजा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शहर के डॉक्टर ने तिरिच कहानी के लेखक को क्या पिलाया और क्या क्या दिया? तो वह शरबत पिलाया और 300 रुपये दिया। शरबत पिलाई और 300 रुपये दीजिए। डॉक्टर बुआ बहुत कम आता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता को तिरिच काटने पर जहर उतारने के लिए कौन आया बुआ? तो चुटुआ नाई। क्या बुआ? चुटुआ नाई। नाई मतलब होता है बुआ हजाम, उसको हम लोग नाई बोलते हैं। ठीक, गांव में हजाम बोल देते हैं, लेकिन इससे थोड़ा रिस्पेक्ट में हम लोग नाई। चलिए नाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तिरिच में कितना जहर होता है? तिरिच में कितना जहर होता है बुआ? तो काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा जो तिरिच में जो बहुत ही जहर होता है वो होता है। काले नाग से भी 100 गुना ज़्यादा होता है। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरिच से बचने के लिए कैसे भागना चाहिए बुआ? तिरिच जब काट लेता है तो उससे बचने के लिए कैसे भागना चाहिए? तो टेढ़े मेढ़े और दूर दूर छलांगे लगानी चाहिए कि उसका गंध एक पाँव का गंध दूसरे पाँव के गंध तक ना जाए। अगर नहीं मिलेगा तो उसी में वो घुरमा कर ही रह जाएगा। अगर मिल गया तो आप पहाड़ पे नहीं कहा जाइए, तिरिच आपको पीछा करते ही चला जाएगा। ये होती थी तिरिच में। चलिए वह तिरिच से बचने के लिए कैसे नहीं भागना चाहिए? तो वह सीधे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अब ऐसे नहीं भाग सकते हैं। अब ऐसे भागिए, एगो पाँव ऐसे 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 ऐसे, जिससे उसको सूंघने में है ना, आदमियों को सूंघ सूंघ के वो दौड़ता है। समझ गए कि जहाँ पे अपना पाँव रखते तो वहाँ पे गंध भी आपका रह जाता है। किस तरह के इंसान गया है। चलिए बुआ, तिरिच काटने के बाद पेशाब कर लौट जाने के बाद क्या होता है? अगर तिरिच काट दिया और पेशाब करके लौट गए ना, तो काटा हुआ आदमी का मृत्यु बुआ निश्चित हो जाता है। तो उसको लौटने से पहले क्या करिए? उसको मुआ दीजिए, लौटने मत दीजिए। मुआ के मतलब मार दीजिए। तिरिच कहानी के लेखक की आदत क्या था बुआ? तो सपने में बोलने और चिखने की आदत था। बुआ जो उदय प्रकाश जो तिरिच के राइटर है, वो जो थे वो सपना में बहुत सपनाते ही बहुत थे। वो लग रहा था कि सपना में उससे तिरिच काट लिया, वो चिखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, जैसे उसको सपना आता था। स्वप्न व्यक्ति थे, जैसे एमबीटी था ना, स्वप्नशील शासक किसे कहा जाता है? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक को ना, सेम इसी था। ऊपर भागे का जी नहीं, चलिए ठीक है। तिरिच कहानी में लेखक के पिता को शहर के किस लिए जाना था बुआ? तो अदालत में पेशी के लिए जाना था। लेखक के पिता किस लिए गए थे अदालत? तो बुआ पेशी के लिए गए थे। अदालत गए थे किससे? तो ट्रैक्टर से। लेखक के पिता शहर की सवारी से गए थे, यानी कि सवारी से, यानी किससे गए थे? साधन क्या था उसको जाने? तो ट्रैक्टर, गांव के बगल से ट्रैक्टर जा रही थी, उस पर उन्होंने बैठ गया और चल गया। चलिए, तिरिच कहानी के लेखक के गांव से शहर जाने के लिए बस चलने वाली सड़क की दूरी कितनी थी बस से? तब वह 2 किलोमीटर की दूरी थी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तिरिच काटने पर जान बचाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए था बुआ? जब तिरिच किसी व्यक्ति को काट लेता है तो जान बचाने के लिए क्या हर एक चीज का दावा होता है? यहाँ पे भी दावा है। क्या? तो तिरिच को पेशाब में लौटने से पहले नदी या तालाब में डुबकी लगा लेना चाहिए था। आप तिरिच काट लिया तो जब तक लौटे तब तक आप कूद के डुबकी लगा लीजिए, नहीं तो श्राद्ध आपका पक्का है, पूरी बुनिया बटवे करेगा। तो पूरी बुनिया ना बटाने से है, उससे पहले डुबकी उबकी लगा लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तिरिच काटने के बाद लेखक के पिता क्या किया? तो तिरिच को मार दिया। क्या किया बुआ? तिरिच को लेखक के पिता तो मार दिया, लेकिन जलाया नहीं था। अब उसके लिए डर था, क्योंकि शीत का समय, शाम के समय, चांदनी रात के समय उस पर जब शीत पड़ता था तो जीवित हो जाते थे। इसके डर से लेखक बेचैन था। आइए, तिरिच कहानी के लेखक के पिता शहर किस तिथि को गए थे? क्योंकि उनके पिता बहुत ही डरपोक थे, शहर जाने के लिए कहते बस छूट गया भाग आते थे। तो 17 मई 1972 ईस्वी। दिन कौन था बुआ?
तो बुधवार था। कौन दिन था बुआ? तो बुधवार, वेडनेसडे। चलिए, तिरिच कहानी के लेखक के पिताजी के वकील कौन थे? तो वो उनके पिताजी के वकील कौन थे? तो एस.एन. अग्रवाल थे। कौन बुआ? एस.एन. अग्रवाल उनके पिताजी के वकील थे। आइए बुआ, अब आइए रस्सी। रस्सी का टुकड़ा कहानी के लेखक का नाम। रस्सी के टुकड़ा कहानी के लेखक का नाम क्या हुआ? तो गाई डी मोपासा। मोपासा क्या हुआ? गाई डी मोपासा कहानी के लेखक का नाम है। चलिए, मोपासा का जीवन काल तो 1850 से लेकर 1893, लगभग इनका जीवन कितना दिनों तक चला हुआ? तो इनका जीवन चला था 43 वर्ष। कितना वर्ष? तो 43 वर्ष चला था। 7 वर्ष जीता तो 50 वर्ष, यानी 53 वर्ष। अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि मोपासा का जीवन काल कितने वर्षों का रहा? तो 43 वर्षों का रहा। समझ गए? चलिए, क्लर्क। क्लर्क की मौत कहानी के लेखक का नाम। क्लर्क की मौत कहानी के लेखक का नाम क्या है? अंतोन चेखव। अंतोन चेखव। क्या हुआ? चेखव का जीवन काल कितना? तो 1860 से 1904। तो इनका जीवन काल कितने दिनों का रहा हुआ? तो उनका 43 है। इनका कितना? तब हुआ इनका जो रहा 44 वर्ष का रहा। चेखेव कितने वर्ष का जीवन काल के साथ स्वर्ग सिधार गए? तो 44 वर्ष, है ना। पेशगनी कहानी के लेखक का नाम। पेशगनी कहानी के लेखक का नाम क्या? तो हुआ हेनरी लोपेज है। कौन है बुआ? तो हेनरी लोप। चलिए बुआ, पाठ और लेखक का नाम याद कर ले बुआ। कुछ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगर क्वेश्चन आ सकता है बुआ। देखिए, निबंध में निबंध कौन कौन है? निबंध को एक तरफ हम कर दिए। कौन कौन निबंध है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो बातचीत निबंध है। क्या है? बातचीत निबंध है। उसने कहा था निबंध है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति आपका है, सॉरी निबंध नहीं, ये भाषण है। क्या हुआ? ये भाषण हो गया। संपूर्ण क्रांति आपका भाषण हो गया। अर्धनारीश्वर, रोज और एक लेख, ओ सदा निरा। ठीक, आइए बुआ, तो बातचीत का लेखक कौन है? बातचीत का लेखक जो आपका है बालकृष्ण भट्ट है। उसने कहा था कि कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा। संपूर्ण क्रांति का लेखक तो जयशंकर प्रसाद है। अर्धनारीश्वर के लेखक तो रामधारी सिंह दिनकर है। रोज का लेखक कौन है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ठीक, चलिए हुआ एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर साहब है। चलिए, एकांकी में अब आते हैं। एकांकी हम लोग का कौन है? एक बार देख लेते हैं एकांकी को। सभी लोग फटाफट इसको याद कर लीजिएगा। समझ गए? एकांकी कौन है? सिपाही। सिपाही के मां मोहन राकेश। सिपाही के मां के लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह। जूठन। जूठन कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। जो ओम प्रकाश हंसते हुए मेरा अकेला पंथों मलय जी के बारे में पढ़ाए थे। तिरिश किसका है? तो उदय प्रकाश है। तिरिश का राइटर कौन है? तो वह उदय प्रकाश। शिक्षा का कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति है। शिक्षा का राइटर कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति यहाँ से भी वह क्वेश्चन आता है। समझ गए? प्रतिपूर्ति को भी एक बार देख लेनी है। देख लीजिए प्रतिपूर्ति में क्या है? प्रतिपूर्ति। रस्सी का टुकड़ा गाई डी मोपासा। क्या हुआ? गाई डी मोपासा। आइए हल्का देख लेते इसको। मोपासा फ्रांस के थे। उन्होंने 300 कहानियाँ 6 उपन्यास और 3 यात्रा वृत्तांत लिखा था और एक कविता की पुस्तकें लिखी थी। रस्सी के टुकड़ा में गोदरविल जगह का नाम है। रस्सी के टुकड़ा में किस जगह का नाम है? तो हुआ तो गोदरविल जगह का नाम है। समझ गए? हो से कम एवं मलांदे पात्र है। हो से कम एवं मलांदे पात्र है। मलांदे जो है घोड़े की गाठी बनाने का काम करता था। और पेशगी हेनरी लोपेज जो अफ्रीकी लेखक एवं कांगो के शिक्षा मंत्री रहे। कांगो के शिक्षा मंत्री कौन थे बुआ एक समय में? तो पेशगी हेनरी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अफ्रीका के। समझ गए? फ्रेंकवा एवं कार्मेन इस कहानी के क्या है बुआ? फ्रेंकवा और कार्मेन इस कहानी के
पात्र है। चलिए रस्सी के कहानी का पात्र है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत, सॉरी, क्लर्क की मौत पे चलते हैं। क्लर्क की मौत क्या है बुआ? क्लर्क की जो मौत है, अंतेन चेखव, रूसी लेखक। चलिए कविता और कहानी का नाम है, कौन कविता किसकी और कौन कहानी किसका है, हम ये सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम लोग कविता के पार्ट को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी के पार्ट को देख लेंगे। चलिए कविता में, ये कविता है और एक कवि है। कविता का जो राइटर है उसको कवि कहते हैं, कहानी के राइटर को कहानीकार कहते हैं, कथा को कथावाचक कहते हैं। चलिए करबक, करबक का राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। करबक का राइटर कौन है बुआ? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। तुमुल कोलाहल कलह में किसका राइटर है? तो बुआ जयशंकर प्रसाद। कौन राइटर है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का राइटर कौन है बुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, उषा किसका है? तो शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि भी कहा जाता है। जन जन का चेहरा एक है, जन जन का चेहरा एक है के राइटर कौन है बुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अधिनायक का लेखक कौन है? वो रघुवीर सहायक। अधिनायक का लेखक कौन है बुआ? रघुवीर सहायक। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए हम लोग अब कहानी वाले पात्र पे चलते हैं। कहानी को गद्य भी कहते हैं। क्या हुआ? कहानी को गद्य नाम से भी जानते हैं। काव्य हार जीत, हार जीत में अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। गांव का घर का ज्ञानेंद्रपति। छप है बुआ को नाभादास और कवित किसका है? भूषण का है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। पद देख लेंगे और पद का जो राइटर है सूरदास और तुलसीदास दोनों है। दो पद, एक सूरदास का एक तुलसीदास का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में तो थोड़ा लंबा वीडियो हुआ, सभी को आपको देखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे क्वेश्चन आपको आना 100 में 100 है। बुक से जितनी भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से टकराने की बहुत ही संभावना है। चलिए, कवि है, रचना है, भाषा है और काल का नाम की किस किस काल में थे? देखिए जैसी, जैसी का बुआ रचना कौन है? पद्मावत। भाषा कौन है बुआ? अवधी भाषा है। और काल का नाम क्या हुआ? तो प्रेम मार्गिक निर्गुण भक्ति काल है। ठीक, पहले भी पढ़ा थी, अभी भी पढ़ाई, एक तरफ का है। ठीक, सूरदास, सूरदास का है सूरदास का रचना सूर सागर किस भाषा में हुआ? तो ब्रज भाषा में है। और किस काल का नाम क्या है बुआ? तो कृष्ण भक्ति सगुण भक्ति काल का है। कृष्ण भक्ति सगुण भक्ति काल का है। तुलसीदास रामचरित्र, रामचरित्र है। ठीक है, रामचरित्र मानस कहाँ का है बुआ? तो अवध में। ठीक है, राम भक्ति सगुण भक्ति काल का है। राम भक्ति सगुण भक्ति काल का। चलिए तुलसीदास विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। किस भाषा में? विनय पत्रिका तो ब्रज भाषा में है। राइटर वो किस काल में है? तो राम भक्ति सगुण भक्ति काल के, राम भक्ति सगुण भक्ति काल के है। जो जिससे है उसी से संबंधित है। नाभादास भक्ति काल किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। भक्ति काला को राम भक्ति। चलिए राम भक्ति है। चलिए वो भूषण को देखते हैं। तो छत्रसाल, छत्रसाल किस भाषा का है? तो वह ब्रज भाषा का है। रीति काल में क्या हुआ? तो ये रीति काल में छत्रसाल और शिवाजी आश्रय देव थे। और हुआ रीति काल में छत्रसाल और शिवाजी आश्रय देव थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए जयशंकर प्रसाद रचना कमैनी, बुआ भाषा खरी बोली था। और किस काल के? तो छायावाद काल के थे। किस काल के? तो ये छायावाद काल के थे। आइए वो यहाँ से हम लोग का क्या है? व्याकरण है। बता दीजिए कितना नंबर आता है व्याकरण से? रोक दिया है? नहीं, आप बोलिए ना, कट जाएगा जब आप ऊपर से नीचे कर ही रहे हैं तो। देखिए हुआ व्याकरण का जो आपका व्याकरण से क्वेश्चन जो आता है, कम से कम आपको 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन आएगा। तो अप्रोक्स आप मान लीजिए कि 55-50 आपका व्याकरण से ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आपको 40 से
45 रहता है बुक से, तो दोनों मिलाकर मान लीजिए एक रेसिव 100 हो गया। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बनाना है, तो आप व्याकरण से ही बना सकते हो और बुक से भी बना सकते हो। अगर दोनों पे पकड़ है तो 25-25 दोनों का ले लीजिए, अगर किसी एक पे पकड़ है तो उसको ज़्यादा अटेम्प्ट कर लीजिए, दूसरे पार्ट को कम अटेम्प्ट करिएगा। हम तो बुक का पूरा पढ़ा दिए, अभी हम व्याकरण पे चलते हैं कि यहाँ से बुआ बहुत ही अधिक क्वेश्चन आता है, वो ऑब्जेक्टिव सारे हम क्लियर करवा देते हैं। इस आप सभी को इस चीज़ सबको ध्यान में रखिएगा तो आपको वहाँ पे उच्चारण करने में दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान देखिए, वह वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ से आप 2 से 3 नंबर प्रश्न इतना से आपको आएगा, 2 से 3 नंबर प्रश्न आना अनिवार्य है। वह क्या है? कंठ का उच्चारण स्थान। तो कंठ से कौन कौन सा वर्ड निकलता है? वह अ आ ह, अनुस्वार निकलता है क ख ग घ अंग। तो इस सभी को हम लोग कहते हैं कवर्ग कहते हैं। क्या हुआ? कवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह कंठ है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। तालु का उच्चारण स्थान देखिए तो वह छोटी ई बड़ी ई, आप इसको छोटी ई बड़ी ना कह कहता है हिर्स ई दीर्घ ई, तलावे से य च छ ज झ या। तब वह इस वर्ड को हम बोल देंगे क्या? इस वर्ड को हम बोल देंगे बाबू चवर्ग। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चवर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु है। क्या है वह? च। क्या बाबू? च। तो चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु। चलिए मूर्धा। क्या मूर्धन स री र, देखिए अब उच्चारण स्थान से है ना, तो ट ठ ड ढ अब बड़ी न, तो वह जो टवर्ग है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह मूर्धा है। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो बाबू मूर्धा। और 3 वर्ड बाहर से है, तो कौन है? मूर्धन्स और री। क्या हुआ? मूर्धन्स और री और र। चलिए दांत, जो आप दांत से काट काट कर खाते हैं, है ना। चलिए त थ द ध न स ल, ये कौन है? डंटी स है बाबू। स 3 गो होता है, तलावे स, डंटी स और मूर्धन स। तो इस यहाँ से लेकर हमारा जो यहाँ तक आ गया क्या है? तो तवर्ग। क्या है हुआ? तवर्ग। तवर्ग का उच्चारण स्थान, तवर्ग का उच्चारण स्थान आपका दांत आ जाता है, और डंटी स और ल का भी। ठीक। ओट्स, आपका ओट्स है जिसको आप लिप कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका छोटी ऊ बड़ी ऊ प फ ब भ म, या हुर्स ऊ दुर्ग ऊ, आप जैसे भी बोलिए वहाँ पे डिपेंड करता है। अब पवर्ग। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? पवर्ग का उच्चारण स्थान, पवर्ग का होट्स। क्या हुआ? होट्स या होठ या लिप कह लीजिए। ठीक है। आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर फिक्स है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। ठीक। इतना आप याद कर लेते तो आपको आ जाएगा पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग का जहाँ जहाँ से आता है यहाँ पे देख लीजिए, व्युत्पन्न यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है हम लोग का। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों की प्राकृतिक बताया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद 4 होते, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो हम सभी वर्ड को देखेंगे कि तत्सम कौन वर्ड है, देशज कौन वर्ड है, विदेशज कौन वर्ड है। ठीक है। जो नीला है मुआ वो तत्सम है। क्या हुआ? नीला तत्सम है। गुलदान है विदेशज है। आपको चौका है देशज है। देशज मतलब अपने देश का, विदेशज मतलब उसका वर्ड, उस वर्ड का जो जन्म हुआ होगा वो विदेश में हुआ। तंबाकू विदेशज, क्योंकि हमारे देश में तंबाकू था ही नहीं, ये यूरोपियन सब आया हम लोग को सिखा दिया, नहीं तो हम लोग नहीं रहते हैं। स्फूर्ति तत्सम है। क्या हुआ? सत तत्सम है। आग तद्भव, तद्भव के विक्रय रूप को तत्सम कहते हैं बाबू। क्या? तत्सम के तद्भव के बिगड़े रूप को तत्सम कहते हैं। भोर तद्भव, अधिनायक तत्सम, मौसम देशज विदेशज, रिश्ता विदेशज, अढ़ाई तद्भव, शंख तत्सम, संयंत्र तत्सम, सत तत्सम, कागज विदेशज, बेईमान विदेशज। देखिए बेईमान हमारे वर्ड का नहीं, हमारे देश का नहीं है, विदेशज है। चलिए वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे।
समानार्थी शब्द, उसके समान में क्या, आयुष्मान को क्या हुआ, चिरंजीवी या दीर्घजीवी, चिरंजीवी या दीर्घजीवी। डरावना को भयानक, खौफनाक और आतंकपूर्ण, डरावना को उसी के समान जो झंझट, बवाल और विवाद ना कहता है, झंझट कर भी, बवाल कर भी या विवाद कर भी, बड़ी मार लगता है ना। विराम का मतलब होता है पड़ाव या ठहराव, क्या विराम। गंगा का देव नदी, नाक नदी, भागीरथी, त्रिपठगा और मंदाकिनी किसका नाम है बुआ, गंगा का नाम है। अगर गंगा के अन्य 3 नाम लिखिए, धक दकस दीजिएगा बुआ, है ना, मिल गया। चलिए बुआ, तालाब का सर सरोवर पुष्कर, सर सरोवर पुष्कर। अन्य नाम, मानव का मनुष्य, मनुज और नर, है ना। पुत्र का बेटा, तन्य, आत्मज, आत्मज और लड़का। ब्राह्मण, ब्राह्मण का द्विज, भूसुर, भूदेव और विप्र। चलिए बुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ईश्वर का है बुआ देवता, प्रभु, जगदीश, भगवान। कृष्ण का है बुआ क्या, मोहन, केशव, माधव, गोपाल, मोहन, केशव, माधव, गोपाल। धन का क्या, अर्थ, संपत्ति, द्रव्य, वैभव। अर्थ, संपत्ति, पत्नी का दारा, अर्धांगिनी, गृहिणी, स्त्री। दारा सिंह, दारा सिंह जो थे ना बुआ, वो हनुमान जी के रोल लिए हैं किसमें, आप रामायण जो देखते हैं ओरिजिनल वाला रामायण। पुत्री, तन्या, कन्या, आत्मजा, दुहिता। लहू, रक्त,